नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद देवव्रत है और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था जब भारत की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन कंपनी माना जाता था और एयर इंडिया पूरे विश्व में भारत का एक ग्लोबल ब्रांड हुआ करती थी। एक वक्त था जब लोग सभी बाकी एयरलाइन कंपनियों को साइड में छोड़कर एयर इंडिया के शाही सफ़र को चुनते थे और एक वक्त दोस्तों ऐसा भी था जब सिंगापुर एयरलाइन के लिए एयर इंडिया रोल मॉडल हुआ करती थी। लेकिन आज उसी एयरलाइन कंपनी को हजारों करोड़ों रुपए के घाटे के चलते मोदी सरकार ने बेच दिया है। दोस्तों, घाटा भी इतना ज़्यादा था कि सरकार की गले की फांस बन चुका था, जिस वजह से एयर इंडिया को सरकार वित्त पोषित करके उड़ाने में असमर्थ हो चुकी थी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आज ये उठता है कि एयर इंडिया के हालात इतने ज़्यादा खराब कैसे हो गए। आखिर कैसे 1950 से 1980 तक लगातार 30 सालों तक देश की सबसे पसंदीदा एयरलाइन को आज बेचना पड़ गया। क्या एयरलाइन को बिना बेचे भी इसे एक बार फिर से सफल एयरलाइन बनाया जा सकता था? और कैसे देश के एक छोटे से बिजनेसमैन ने एक छोटी सी एयरलाइन कंपनी को विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया? दोस्तों, सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब हर कोई नहीं जानता। और आज की वीडियो में हम एयर इंडिया का शुरू से लेकर अब तक का सफ़र देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चिट्ठियां बांटने से शुरू हुई कंपनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई, जो कई बुलंदियां छूने के बाद आज सरकार के द्वारा बेची जा चुकी है और अब वो एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बन गई है। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी काम की शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से ही होती है। ऐसा ही कुछ एयर इंडिया के साथ भी हुआ। उस समय के टाटा फैमिली के 28 साल के वारिस JRD टाटा ने आज़ादी से पहले साल 1932 में अपनी एक एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उस समय टाटा एयर मेल रखा गया। उस वक्त इस कंपनी में 2 विमान हुआ करते थे। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयर मेल के पहले विमान ने कराची से बॉम्बे तक अपनी पहली उड़ान भरी। इस पहली फ्लाइट को JRD टाटा खुद उड़ा रहे थे। आपको बताना चाहूँगा कि JRD टाटा ब्रिटेन द्वारा स्थापित रॉयल एरो क्लब ऑफ इंडिया और बर्मा से प्रशिक्षित भारत के पहले सिविल पायलट थे। इस कंपनी में 2 पायलट, 3 इंजीनियर, 4 कुली और 2 चौकीदारों का स्टाफ हुआ करता था। इस कंपनी ने शुरुआती साल में 10 टन चिट्ठियाँ और 155 पैसेंजर से लगभग 60,000 रुपये का मुनाफा कमाया था। इसके बाद 1938 में टाटा एयर मेल का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया और ये कंपनी अब अपनी फ्लाइट्स का विस्तार करने में जुट गई, जिसमें सबसे पहले दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, गोवा और कोलंबो तक फ्लाइट को चालू किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो फ्लाइट टिकट आज लाखों रुपए में मिलती है, वो उस समय आज के मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ते में मिल जाती थी, जिसमें बॉम्बे से मद्रास की रिटर्न टिकट महज 256 रुपये में बुक होती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एविएशन इंडस्ट्रीज में और भी अधिक संभावनाएं दिखाई देने लग गई, जिससे 1946 के आते आते टाटा एयरलाइंस को एक बार फिर से रीनेम किया गया और इसका नाम अब एयर इंडिया रखा गया और इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद 1948 में तत्कालीन नेहरू सरकार ने एयर इंडिया के 49% शेयर खरीद लिए। 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने मालाबार प्रिंसेस नाम के एक हवाई जहाज से अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की थी। इस फ्लाइट ने बॉम्बे से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। उस समय बॉम्बे से लंदन तक का किराया महज 1720 रुपये था। हमारे देश का पहला जहाज मालाबार प्रिंसेस इंग्लैंड जाने के लिए तैयार खड़ा है। इस जहाज की कंपनी में भारत सरकार का 29% हिस्सा है। टाटा कंपनी के चेयरमैन श्री JRD टाटा ने इस जहाज के बारे में बताते हुए कहा कि मालाबार प्रिंसेस में 42 मुसाफिर आराम से जा सकते हैं। जहाज में खाने पीने के अलावा मुसाफिरों को पूरा आराम पहुंचाने का इंतजाम भी किया गया है। रात के समय मुसाफिरों के सोने का भी इंतजाम है। कैप्टन गजदर ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि उन्हें सबसे पहले अपने देश का जहाज विदेश ले जाने का मौका मिला है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1953 वो साल था जो JRD टाटा के लिए बहुत बुरा साल था, क्योंकि इसी साल भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि देश के पूरे एयरलाइन सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया जाए, जिसका मतलब ये था कि जितनी भी एयरलाइन कंपनियां इंडिया में अभी ऑपरेट हो रही है, उन्हें सरकारी एयरलाइन कंपनी बना दी जाए। देश में उस समय 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस थी, जिन्हें सरकार ने मर्ज कर दिया और एक नई इंडियन एयरलाइंस बना दी। साथ के साथ दोस्तों, एयर इंडिया इंटरनेशनल को भी नेशनलाइज कर दिया गया।
लेकिन जेआरडी टाटा सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें सरकार का यह फैसला धोखे जैसा लगता था। यहाँ सरकार के द्वारा जेआरडी टाटा को एयर इंडिया इंटरनेशनल का चेयरमैन और इंडियन एयरलाइन का डायरेक्टर बनाया गया था। असल में एयर इंडिया जेआरडी टाटा के दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। शायद यही कारण था कि जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। एयर इंडिया की नोट से ये पता चलता है कि जेआरडी टाटा खुद फ्लाइट में सफ़र करके ये देखते थे कि पैसेंजर को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। एयर इंडिया के एक ही नोट में ये भी लिखा गया है कि वो कई बार खुद प्लेन की सफाई में भी लग जाते थे। दोस्तों, एयर इंडिया को उस जमाने में ए पैलेस इन स्काई कहा जाता था, क्योंकि उस समय एयर इंडिया का हवाई सफर बहुत ही ज्यादा लग्जरी हुआ करता था। एयर इंडिया के स्टेटस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 70 के दशक में सिंगापुर एयरलाइन ने एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल बनाया था। एयर इंडिया के अच्छे दिन अब भी चल रहे थे, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटा दिया। बताया जाता है कि मोरारजी देसाई फ्लाइट में शराब परोसने के खिलाफ थे, जबकि जेआरडी टाटा का मानना था कि फ्लाइट में शराब परोसना गलत बात नहीं है। जब तक जेआरडी टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन थे, तब तक एयरलाइंस को डिसिप्लिन और सर्विस क्वालिटी के मामले में एक बेहतरीन एयरलाइन माना जाता था। लेकिन जेआरडी टाटा को हटा देने के बाद एयर इंडिया के बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों, यहाँ से एयर इंडिया की बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। सरकार साल 1994 में एक नया एयर कॉरपोरेशन एक्ट लेकर आई, जिसमें प्राइवेट एयरलाइंस के लिए एविएशन सेक्टर को खोल दिया गया। जिसके बाद एयर इंडिया के कंपटीशन में कई एयरलाइन कंपनियां जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइन आसमान में आ गई। नई पॉलिसी आ जाने के बाद एयर इंडिया के सामने चुनौतियां बढ़ने लगी और एयरलाइंस घाटे में जाने लग गई। जिसके बाद साल 2007 में उस समय की मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने एयर इंडिया को घाटे से निकालने के लिए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज करने का फैसला लिया और एक नई एयरलाइन कंपनी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी NACIL। जब दोनों एयरलाइंस कंपनियों को मर्ज किया गया, तब एयर इंडिया का घाटा 541 करोड़ रुपए और इंडियन एयरलाइंस का घाटा 230 करोड़ रुपए था। एयर इंडिया एयरलाइंस के घाटे में जाने के पीछे कुछ बड़े कारणों में से सबसे पहला कारण था सरकार और मैनेजमेंट का आपसी तालमेल सही न होना, क्योंकि 2007 में सरकार ने एयर इंडिया के करोड़ों रुपए को एडवर्टीजमेंट में लगा दिया था। वहीं मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये तक भी नहीं पता था कि कौन से प्लेन खरीदने चाहिए, कितने खरीदने चाहिए और कौन से रूट पर उड़ान भरना फायदेमंद साबित होगा। उस समय ऐसे लोग टॉप पोजीशन पर बैठे थे जो सही फैसला नहीं ले पाए, क्योंकि उनको एयरलाइन सेक्टर के बारे में कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से जरूरत से ज्यादा और उन प्लेन्स को खरीद लिया गया जिनकी एक्चुअल में एयरलाइंस को जरूरत भी नहीं थी। भारत में लोगों की ये भी मानसिकता रही है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद जो होता है वो हो, और ऐसा ही कुछ एयर इंडिया के केस में भी देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, मर्ज के बाद कर्मचारियों की संख्या 3000 हो गई, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि प्रति प्लेन 100 कर्मचारी ही एयरलाइंस के पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ अब प्रति प्लेन कर्मचारियों की संख्या 256 हो चुकी थी और एयरलाइंस को अब जरूरत से ज़्यादा लोगों को पैसे देने पड़ रहे थे। एयर इंडिया 9 साल तक घाटे में चलती रही। सरकार ने कई बार एयरलाइंस को बेल आउट पैकेज दे चुकी थी, लेकिन घाटा अब भी बढ़ता ही जा रहा था, जो कि अब 60,000 करोड़ तक जा पहुंचा था। जिसे देखते हुए सरकार ने 2017 में एयर इंडिया को बेचने का फैसला लिया, जहां शुरुआत में 49% शेयर बेचने के लिए बोलियां मांगी गई थी, लेकिन कोई भी खरीदार यहां नहीं मिला। उसके बाद कई बार इसमें बदलाव किए गए, जैसे इसमें 51% की सेल, उसके बाद 76% की सेल का ऑफर भी सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन अब भी कोई भी एयर इंडिया को खरीदने को तैयार नहीं था। इतना सब कुछ करने के बाद जब एयर इंडिया के लिए कोई भी खरीदार नहीं मिला, तो एयर इंडिया अब सरकार के लिए गले का फांस बन चुकी थी, क्योंकि एयर इंडिया को अब हर दिन 20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। आखिरकार सरकार ने 100% शेयर को बेचना ही उचित समझा, जिसके लिए कई खरीदारों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन अंत तक स्पाइस जेट के मालिक अजय सिंह और टाटा ग्रुप की बोली ही फाइनलाइज हो पाई और अंत में 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया। इस तरह से एयर इंडिया की 68 सालों के बाद घर वापसी हुई। दोस्तों, वीडियो खत्म होने वाला है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि क्या एयर इंडिया को बेचना सरकार के पास लास्ट ऑप्शन था? क्या बिना बेचे इसका कोई समाधान संभव नहीं था? तो दोस्तों, ऐसा नहीं था। कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार ने कई बार करोड़ों रुपए के बेल आउट पैकेज एयर इंडिया को दिए थे, लेकिन सरकार ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की
कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से एयरलाइंस लगातार घाटे का सामना कर रही है। यहाँ सरकार के द्वारा कुछ ये कदम उठाए जा सकते थे जिसमें सरकार एयर इंडिया को बचाने के लिए मैनेजमेंट में जरूरती बदलाव कर सकती थी। एयर इंडिया के रूट्स को रीचेक किया जा सकता था और उनमें से सिर्फ उन्हीं रूट्स के लिए फ्लाइट को ऑपरेट किया जा सकता था जो रूट प्रॉफिटेबल थे। इसके अलावा सर्विस को सुधारा जा सकता था, क्योंकि एयरलाइंस पैसेंजर के बल पर ही चलती हैं और पैसेंजर वहीं जाएंगे जहां उन्हें ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेगी। ऐसे ही कुछ और कारणों को फाइंड आउट करके उनको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। दोस्तों ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि एयर इंडिया एक बार फिर से एक सक्सेसफुल एयरलाइन बन पाती है या नहीं। क्या टाटा ग्रुप आसमान के महाराजा को फिर से बुलंदियों पर ले जा पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए एक लिस्ट छोड़े जा रहा हूँ जिसमें आप दुनिया की बेस्ट एयरलाइन देख सकते हैं और इनमें आप एयर इंडिया को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने था। उम्मीद करता हूँ कि ये एक स्पेशल रिपोर्ट आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों और भी फ्लाइट, एयरलाइन, विदेश जाने से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से करके रखा है तो बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि वीडियो आते ही उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर सभी के साथ कीजिएगा और अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।